हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत। वेलकम टू जी स्क्वायर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहला लॉ देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे। तीनों लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पहले लॉ से, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया को डिफाइन क्या किया जाता है पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। फिर से पढ़ता हूँ। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या फिर अगर वो किसी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में है, तो यानी कि वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन चल रहा है, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी कि जो बॉडी रेस्ट पे है या फिर जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रही है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि रेस्ट वाला रेस्ट पे ही रहेगा और यूनिफॉर्म मोशन से जो ट्रैवल कर रहा है वो उसी यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। एक बहुत ही अजीब बात बताता है ये। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर मैंने किसी ठेलिया को धक्का दिया और वो आगे जाके रुकेगा ही नहीं, वो तो रुकना ही है। इसी को समझाता है ये। क्यों ऐसा है इसे अभी देखेंगे। जब धक्का दिया, कोई भी चीज़, किसी भी गाड़ी, किसी भी चीज़ को मैंने धक्का दिया, वो आगे जाके कुछ देर बाद रुकेगी ज़रूर, भले उसमें व्हील लगा हो। अगर मैंने 4 व्हील भी लगा हुआ है, उसको मैंने धक्का दिया, कुछ देर बाद आगे जाके रुकेगा। क्यों रुकेगा? उसका आंसर भी इसमें है, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। अनबैलेंस फोर्स क्या है? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन ही तो है जो उसको रोकता है। अगर फ्रिक्शन ना रहे तो कभी ना रुके, उसी यूनिफॉर्म स्पीड से चलता चला जाए, तो फ्रिक्शन ही रोकता है। वही है एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस एंड बैलेंस फोर्स, दो तरह के फोर्सेस होते हैं। ठीक है, अगर कोई बॉडी, मेरे हाथ में ये बॉडी है, अगर ये अटकी हुई है, अटकी ही हुई, यकीन मानिए, क्योंकि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो कहाँ जाएगा? सीधे नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा जो इसे सीधे नीचे लेकर आएगा। लेकिन अभी ये नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ये मेरे हाथ के मस्कुलर फोर्स से मेरे हाथ में बंधा हुआ है, तो मैंने इसे बैलेंस किया है ताकि ये नीचे ना गिरे। न्यूटन ने यही चीज़ देखा। न्यूटन ने देखा किसी एक एप्पल के पेड़ से एप्पल गिर रहा है, तो उसने बोला ये नीचे ही क्यों आ रहा है। उससे भी उसने लॉ ऑफ इनर्शिया को स्टडी किया, जबकि बहुत सिंपल बात थी। कोई एप्पल भी अगर अटका हुआ है तो उसके स्टेम ने, उसके तने ने उसको पकड़ा हुआ था ड्यू टू टेंशन फोर्स। ठीक है, पकड़ा हुआ था इसलिए अटका हुआ था। और जैसे ही उस पका, ये कच्चा हुआ उसका तना, स्टेम अपने आप यहाँ से टूटा, और टूटने के बाद सिर्फ एक फोर्स अब उसके ऊपर एक्ट कर रहा था, जो कि था ग्रेविटेशनल फोर्स, जो डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। अपने आप वो नीचे गया। अगर मैं इसको छोड़ूं, ये अपने आप नीचे ही जाएगा। ये बताता है कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या है। जब तक फोर्स बैलेंस है वो चीज़ अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी। यही इस चीज़ बता रहा है। कोई भी चीज़ अगर बैलेंस्ड है बाय द फोर्स तो अपना स्टेट नहीं चेंज करेगी। ये चेंज करेगा? नहीं करेगा, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अभी भी इस पर एक्ट कर रहा है फोर्स, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी काम कर रहा है और मेरा मस्कुलर फोर्स अभी भी काम कर रहा है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा तो ये अनबैलेंस हो जाएगा और एक ही फोर्स एक्ट करेगा और इसका मोशन इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। ठीक है, तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स समझते हैं इस तरीके से भी। वैसे अगर रेस्ट में है, कहते हैं अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई रेस्ट में है तो क्या उसके ऊपर बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स काम कर रहा है? एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। अगर मैंने कहा ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये मेरा बॉल एक मैंने रख दिया यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने बॉल रख दिया अपने ग्राउंड पे, ये रखा हुआ है, रेस्ट पे है। अगर मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं लगाया, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया, धक्का नहीं दिया, कुछ नहीं, तो क्या ये ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ये तो आंख बंद करके कह सकते हैं हाँ सर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन क्यों है ऐसा? क्या ये बैलेंस है? इसके ऊपर फोर्स अभी भी लग रहा है। कौन सा फोर्स है? सबसे पहला फोर्स इसके ऊपर लग रहा है ग्रेविटी वाला, जो नीचे की तरफ लग रहा है। फिर उसके बाद नॉर्मल फोर्स एक लगता है, हमारा नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, जो नीचे की तरफ है। नॉर्मल फोर्स जो जस्ट अपर साइड लगता है, बॉडी का कांटेक्ट किसी सरफेस के साथ होता है तब। उसके अलावा छोड़िए, ये तो इसको स्ट्रेट रखा हुआ है। ये इस तरफ या उस तरफ क्यों नहीं जा रहा है? दूसरी बात, अगर इस बॉडी को दो पार्ट में मैं तोड़ूं नहीं, मतलब
बस डिवीजन दिखा रहा हूँ मैं। तो इस पार्ट का ये बॉडी वेट यहाँ पर कुछ तो गिर रहा होगा, इसका कुछ तो वेट होगा इस पार्ट का जो इस तरफ गिर रहा है, और इस वाले पार्ट का इतना वेट इस तरफ नीचे की तरफ गिर रहा होगा। अभी मैंने बताया एप्पल एकदम नीचे की तरफ जा रहा था, ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इतना काट के निकाल दूं बॉल, अगर मैं कोई भी सॉलिड बॉल मैं इतना काट के निकाल दूं तो क्या वो ऐसा रहेगा? कभी नहीं रहेगा। वो अपने आप को बैलेंस करेगा। देखो अभी ये बैलेंस है, इतना जो फोर्स यहाँ है वही फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, जो फोर्स यहाँ से एक्ट कर रहा है वही फोर्स यहाँ से एक्ट कर रहा है। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो भी उसके ऊपर सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जो बैलेंस्ड हैं, इसलिए वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा। जैसे ही अगर मैं इस सॉलिड बॉल को यहाँ से काट के निकालूंगा, अपने आप ही आधा टुकड़ा क्या होगा? गिर जाएगा। गिर के क्या हो जाएगा? ये आधा टुकड़ा गिर के ऐसा हो जाएगा, ये आधा टुकड़ा तुरंत गिरेगा और फिर इसने अपने आप को बैलेंस कर लिया, फिर से बैलेंस कर लिया। अब क्या हुआ? अब इसका ये आधा पार्ट का वेट और ये आधा पार्ट का वेट अपने को बैलेंस कर रहा है, फिर ये आधा पार्ट का वेट और ये आधा पार्ट का वेट अपने आप को बैलेंस कर रहा है, फिर ये यहीं पर रुक जाएगा। यानी कि बैलेंस जब तक कर रहा है तभी तक कोई बॉडी रेस्ट पर भी रहती है। रेस्ट पर भी रहने के लिए सारे फोर्सेस उसको बैलेंस करते हैं, इसलिए वो रेस्ट पर है। और कोई बॉडी अगर लगातार मोशन में है तो सारे फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं। अगर कोई भी बॉडी चल रही है, मैंने अगर कुछ नहीं है उसमें, कोई इंजन नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, एक नारियल पानी वाले का ठेलिया है 4 पहिए का, मैंने सिर्फ उसको धक्का दिया हल्का सा, थोड़ी देर तक आगे जाने के बाद उसको रुकना ही है। क्यों? फ्रिक्शन काम करेगा। तो वो एक अनबैलेंस फोर्स था जिसने काम किया और उसको लगातार चलते रहने से रोक दिया। ठीक है, यही बताता है कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या है। इसीलिए इसे कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया भी। लॉ ऑफ इनर्शिया एक्चुअली है क्या? इनर्शिया इज़ एन इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट स्टेट, चाहे वो रेस्ट वाली हो चाहे यूनिफॉर्म स्ट्रेट मोशन की हो। ठीक है, उसकी इनएबिलिटी को ही बताता है इनर्शिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे लॉ ऑफ मोशन की तरफ, जो अब आगे आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लॉ आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है वो देख लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम एक वर्ड आया है जिसे हम अभी समझेंगे, अभी के लिए पढ़ता हूँ मैं इसको। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहले यहाँ तक देखते हैं, सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पर वर्ड आया मोमेंटम ऑफ फोर्स। ठीक है, किसी भी बॉडी को अगर मैं फोर्स कर रहा हूँ मतलब कि धक्का दे रहा हूँ। फोर्स पुल या पुश को कहते हैं। मैंने उसको पुश किया, धक्का दिया, किसी भी बॉडी को फोर्स ऐसा दिया मैंने। अब वो किस पे डिपेंड करेगा? वो बॉडी की 2 प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पहला, मैं उसको फोर्स दूंगा तो उसमें वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी कैसी आएगी? वो उसके मास पे डिपेंड करेगा। मास भारी है कि नहीं, बहुत भारी चीज़ है मेरे से, ज़रा सा हिलेगी। ठीक है, तो इसलिए डिपेंड करेगा उसके मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। तो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है मैंने फोर्स क्या लगाया, उसका वेलोसिटी कितना होगा वही मास पे डिपेंड करेगा। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट है जो पूरी तरह से उस बॉडी के मोशन को डिफाइन करेगा, और उन्हीं प्रोडक्ट को कहते हैं मोमेंटम। याद रखिए, मोमेंटम जो होता है, यहाँ मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। ठीक है, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है ये क्या? मोमेंटम। मोमेंटम पी से डिफाइन किया जाता है और वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कह रहा है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी 2 तरह की अगर मैं बॉल ले लूँ, एक बड़ी सी और एक छोटी सी, एक बड़ी वाली ली और एक छोटी, दोनों को मैंने फोर्स किया, धक्का दिया, तो बड़ा वाला अगर मैं सेम फोर्स लगाता हूँ तो बड़ा वाला कम दूर तक जाएगा, लेकिन जो छोटा वाला बॉल होगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मास कम था। तो अब अगर अप्लाइड फोर्स सेम है लेकिन दोनों अलग बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट करेगा ड्यू टू इट्स डिफरेंट मासेस। ठीक है, मास अगर डिफरेंट है तो फोर्स अप्लाइड, उसका मोशन कितना जाना है वो डिपेंड करता है उसके किस पर? मास पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये कह क्या रहा है? दूसरा लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि किसी भी बॉडी में मैंने जो फोर्स दिया उसको, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस फोर्स के एकदम प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब यानी कि पर यूनिट टाइम के साथ
उसकी मोमेंटम में जो चेंज आएगा, देखो कोई भी बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने कह दिया, इनिशियल वेलोसिटी u है हमें पता है, ठीक है। उसकी फाइनल वेलोसिटी v है मुझे पता है, ठीक है। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v था, u से v तक गया, यानी कि अगर मैं m का प्रोडक्ट, दोनों में मास तो सेम था, यहाँ पर मोमेंटम क्या आएगा, अगर मैं p1 यहाँ पर p1 ले लूँ तो m इंटू यू आ गया, यहाँ पर p2 उसका मोमेंटम क्या आ जाएगा m इंटू वी। इनिशियल मोमेंटम था m इंटू यू विच इज़ p1 एंड फाइनल मोमेंटम क्या हो गया m इंटू वी जो कि p2 था। मोमेंटम में चेंज आया, ये लगातार चेंज आएगा, फिर आगे और स्पीड बढ़ रही है और स्पीड बढ़ रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि पर यूनिट टाइम मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है वो इस पर डिपेंड करेगा कि कैसा फोर्स है, कितना फोर्स है, कितना फोर्स है, डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल। फोर्स ज़्यादा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। अगर मैंने फोर्स ज़्यादा तेज़ी से लगाया तो उसके वेलोसिटी में चेंजेस तेज़ी से आएगा, यानी कि उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसमें एक कंडीशन लगा दिया, एंड के बाद एक कंडीशन है वो, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी जाएगा तो मोमेंटम का चेंज भी उसी डायरेक्शन में होगा। ये तो सिंपल सी बात थी, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये सिंपल बात हो गई। मेन चीज़ था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। किसी बॉडी में चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है, किस पे डिपेंड करेगा, उस पर कैसा कितना फोर्स लग रहा है उस पर, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं अभी मोमेंटम। मोमेंटम की अगर मैंने बात की तो मोमेंटम था हमारा p, जो था मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट होता है kg और वेलोसिटी का मैंने लिखा मीटर पर सेकेंड। ये आपको पता होना चाहिए, मोमेंटम का SI यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड, कोई भी पूछ ले, ठीक है। मोमेंटम का SI यूनिट इज़ kg मीटर पर सेकेंड। अगर मैं पूछूं इसका CGS यूनिट क्या होगा, ये क्या है इसका SI यूनिट, इसका मैं कहूँ CGS यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, kg ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर में और सेकंड सेकंड में ही रहेगा। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड CGS यूनिट होगा मोमेंटम का, और SI यूनिट होगा kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि मास तो स्केलर है लेकिन मल्टीप्लाई इसका वेलोसिटी के साथ हो रहा है जो एक वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, फोर्स भी वेक्टर है। देखो अब मैंने जैसे ये बताया कि कोई भी बॉडी है उसका इनिशियल मोमेंटम ये था, फाइनल मोमेंटम ये था, मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अप्लाइड फोर्स मैंने F किया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 पे डिपेंड करेगा, P2 माइनस P1 पे डिपेंड करेगा रेट, यानी कि पर यूनिट टाइम की बात करें, ठीक है। पर यूनिट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, वो डायरेक्टली अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये F इज़ प्रोपोर्शनल टू P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी m v माइनस ये आ जाएगा m u P1 की वैल्यू अपॉन t। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसी को आगे यहाँ लेकर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू m कॉमन लिया मैंने v माइनस u अपॉन t। अब मुझे v माइनस यू अपॉन टी देखते ही ध्यान में आएगा अपना पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर से एक बार, ठीक है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था मेरा, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ साइड में देख लेते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v माइनस यू अगर कर दें तो वो आता है ए टी, एंड v माइनस यू अपॉन टी अगर कर दें तो वो आता है ए। हम इसको एक बार पहले भी यूज़ कर चुके, जब मुझे थर्ड इक्वेशन प्रूफ करना था आपने, तब v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। तो v माइनस यू अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक नई चीज़ निकल के आई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मैंने किया, लेकिन निकल के क्या आया, मुझे पता चला कि फोर्स प्रोपोर्शनल कर रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन के मल्टीपल पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जब निकल के आए, मैंने निकाला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेकिन पता क्या चला, वो F
प्रोपोर्शनल हुआ m इंटू ए का, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्रोपोर्शनल जब हटता है तो आता है f इज इक्वल टू k आता है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाता है इंटू एम ए, और k की वैल्यू जनरली 1 होती है, तो k की वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा f इज इक्वल टू एम ए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही उसकी प्रूविंग है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यही मैंने किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज तो पर यूनिट टाइम मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली फोर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कितना, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा, मोमेंटम में चेंज उतना ज़्यादा होगा पर यूनिट टाइम जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम वॉज p1 विच इज m इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम मास तो वही रहेगा इंटू फाइनल वेलोसिटी, p2 हो जाएगा m इंटू वी। अब चेंज आ गया p2 माइनस p1 यानी कि एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, यहाँ मैंने m कॉमन लिया, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी ए होता है, मैं रखा, मेरा आ गया f इज इक्वल टू एम ए, जो कि सेकेंड लॉ कहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, f इज इक्वल टू एम ए। अब f इज इक्वल टू एम ए आ गया, ठीक है। f इज इक्वल टू एम ए से हमको एक चीज़ समझना और ज़्यादा ज़रूरी है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है। फोर्स मैंने बताया इट्स अ मल्टीपल ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन मैंने बताया ना, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स का यूनिट पता होना चाहिए, फोर्स का एसआई यूनिट एंड फोर्स का सीजीएस यूनिट। फोर्स का एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट फोर्स का क्या है, मास केजी होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीजीएस यूनिट की, केजी क्या हो जाएगा ग्राम, मीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, अपॉन टाइम क्या हो जाएगा सेकेंड्स, के ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक चीज़, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, डाइन भी कहते हैं, DYNE, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन कहते हैं। इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मैं रफ करता हूँ, इसको डिफाइन करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने सीजीएस यूनिट बताई, फिर से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर किसका, फोर्स का, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, मैंने बताया फोर्स क्या था, m इंटू ए, एम इज़ के जी एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट क्या आ जाएगा इसका, ये पूछा जाता है, मुझे खुद पूछा गया है बहुत बार, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम कहते हैं डाइन, डाइन नहीं डाइन, डाइन, ठीक है। सो अगर मुझसे कोई पूछे कि डाइन क्या है, इट्स अ यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस, सिंपल। और कोई कहे कि वन डाइन को डिफाइन करो, नॉर्मली पूछ ले जाता है कि केजी मीटर पर सेकेंड। अब केजी मीटर पर सेकेंड को क्या कहते हैं ये भी समझ लो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कहते हैं न्यूटन, न्यूटन एन ही लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते। अब देखो न्यूटन ने क्या किया, अपना नाम ही दे दिया, किसको, फोर्स की यूनिट को अपना नाम दे दिया। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, डायरेक्टली फोर्स को लिखते हैं न्यूटन, 1 न्यूटन 2 न्यूटन। न्यूटन है क्या, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कोई आपसे कहे कि फोर्स की यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है। और न्यूटन मतलब क्या, व्हाट इज़ 1 न्यूटन। अगर मैं कहूँ 1 न्यूटन कितना, 1 न्यूटन यानी कि 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन मतलब 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 न्यूटन इज द फोर्स नीडेड to give the acceleration of 1 meter per second square for the body of mass 1 kg। सिंपल है, देखो डिफाइन करने का एक तरीका होता है, मैं बताता हूँ। अगर मैं मास को 1 कर दूँ और एक्सेलरेशन को 1 कर दूँ तो मेरा फोर्स कितना आ जाएगा, 1 m इंटू ए है। मास को मैंने क्या कर दिया 1 और एक्सेलरेशन को क्या कर दिया 1। तो डेफिनेशन कभी भी आएगा तो सिंपल है, व्हाट इज़ 1 न्यूटन। फोर्स को कोई कहे, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन कहते हैं। कोई कहेगा 1 न्यूटन को डिफाइन करो, 1 न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को डिफाइन करो। तो 1 न्यूटन इज द फोर्स नीडेड टू गिव द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू द बॉडी ऑफ मास 1 kg। सिंपल, ठीक है, इट्स अ फोर्स नीडेड। फोर्स न्यूटन क्या है, फोर्स नीडेड। और कोई कहे डाइन क्या है, 1 डाइन को डिफाइन करो। अच्छा 1 डाइन आ गया, तो 1 डाइन इज द फोर्स, अगेन 1 डाइन इज द फोर्स नीडेड टू गिव द एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द बॉडी ऑफ
1 ग्राम, किसी 1 ग्राम की बॉडी को 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना हो तो जो फोर्स लगेगा विल बी 1 डाइन। बुक में डेफिनेशंस नहीं होती, सिंपल है, ठीक है। 1 डाइन क्या है, 1 न्यूटन क्या है, ये भी हमने देख लिया। सेकेंड लॉ क्या कहता है ये भी हमने देख लिया। सेकेंड लॉ ने एक बहुत बड़ी चीज़ क्लियर की जो आगे आने वाला है, आगे के चैप्टर्स में भी आएगा, वर्क एनर्जी में। F इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स डिपेंड करता है मास और उसके एक्सेलरेशन पर, ठीक है। हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे एक्सेलरेशन भी मिलता है। एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बताता है एक्सेलरेशन। इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से हमने इसको प्रूव किया कि F इज इक्वल टू ma। तो बढ़ते हैं न्यूटन के तीसरे लॉ की तरफ। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली, मतलब जो साथ में एक्ट करता है, ठीक है। कोई भी एक्शन फोर्स होगा तो उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स ज़रूर होगा और जो साइमल्टेनियसली साथ में ही एक्ट करेगा। नॉर्मली अगर हम बात करें तो रॉकेट हमने देखा होगा, रॉकेट इग्निशन उसका नीचे की तरफ होता है, ठीक है, और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, होता है ना ऐसा। तो एक्शन ये हुआ लेकिन उसका रिएक्शन क्या मिला कि रॉकेट ऊपर जा रहा है। ये एक हो गया नॉर्मल। रिकॉइलिंग ऑफ गन हुआ, गन अगर हम चलाते हैं तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, क्योंकि गन की बुलेट जब इतनी फास्ट जा रही है तो गन भी तो रिकॉइल करेगी। हाँ, बुलेट एक छोटा सा मास है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये बड़ा सा मास है, उसकी स्पीड कम पीछे होगी, लेकिन होगी ना, रिकॉइलिंग तो होना ही होना है, और वो साइमल्टेनियसली होगा। बिकॉज थर्ड लॉ कहता ही है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो बॉडी है, ऐसे चली आ रही हैं कहीं से और टकरा गई, कोई भी दो बॉडी आई और ऐसे टकरा गई, टकरा के फिर जब वो गई, हो सकता है टकरा के दोनों वहीं रुक जाएं, टकरा के ये इसको यहाँ ले गया या टकरा के ये उसको वहाँ ले गया, या फिर टकरा के दोनों अब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका एक्शन और रिएक्शन एकदम अपोजिट होगा, ठीक है। ये क्या बताता है कि पहला वाला दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा वाला भी पहले वाले पर उतना ही फोर्स लगाएगा। ये बात ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने क्या कहा, पहली बॉडी दूसरे बॉडी पर जितना फोर्स लगाएगी उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर लगाएगी, लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उनका फोर्स इक्वल होगा। यही ये कहता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल होगा, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है हर जगह, कहीं पर भी अगर हम एक्शन देते हैं तो रिएक्शन। अब क्रिकेट खेलता हूँ मैं, अगर मैं बैट को बहुत तेज़ चला रहा हूँ, लेकिन बैट जब बॉल पे लगती है तो बैट की स्पीड स्लो हो जाती है, क्यों? क्योंकि बॉल भी तो उतने, बॉल जब बैट से कांटेक्ट हुआ तो बॉल ने भी अपनी पूरी स्पीड बैट को दी, तो बैट चला, लेकिन बैट चल के थोड़ा धीरे होगा, क्योंकि बैट, बॉल ने इतने जोर से फोर्स उसको मारा, बैट ने इसको मारा, दोनों फोर्स एक दूसरे को सेम फोर्स दोनों ने एग्जर्ट किया। ध्यान देना, दोनों ने एक दूसरे को सेम फोर्स एग्जर्ट किया, बॉल ने बैट को, बैट ने बॉल को। बॉल उतने दूर गया, बैट थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि बैट हमारे हाथ में था, हमने अपना मस्कुलर फोर्स लगाया हुआ था इसीलिए। लेकिन फोर्स एक दूसरे के ऊपर एकदम सेम एग्जर्ट करेगा, ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके ऊपर एक एग्जांपल मैं बताने वाला हूँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती है हमको ये फिज़िक्स में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो कैसे है वो जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लिया हम लोगों ने कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चाहे रिकॉइलिंग ऑफ गन की बात कर लें, चाहे क्रिकेट की मैंने एक बात बताई, चाहे रॉकेट जाता है, इग्निशन नीचे की तरफ निकलता है लेकिन रॉकेट ऊपर जाता है, ये बता रहा है कि एक्शन नीचे की तरफ है, रॉकेट का ऊपर जाना इज़ द रिएक्शन नॉट द एक्शन। हम कहते हैं, हमको लगता है यही मेन एक्शन है, उसका जो फ्यूल है वो बर्न करता है जब नीचे की तरफ, तब उसका रिएक्शन मिलता है जिससे रॉकेट ऊपर जाता है, ठीक है। तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली, और दोनों साथ में ही एक्ट करेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमको एक नई चीज़ पता चलेगी अपने फिजिक्स में, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर मैंने माना कोई भी एक ऐसा, मैंने एक सरफेस ले लिया, ठीक है, कोई भी एक बॉडी है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है और ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये दोनों बॉल्स चल रहे हैं इस डायरेक्शन, ठीक है। ये होंगे क्या आगे जाके इनका क्या होना, सीधी सी बात है, इनका कोलिजन होगा, ये टकराएंगे, और टकराने के बाद बहुत सारे चांसेस बनेंगे। टकरा के हो सकता है यहीं रुक जाए, टकरा के हो सकता है
कि ये इसको यहाँ ले जाए और टकरा के ये इसको, दोनों फिर साथ में वहाँ जाने लगे, या फिर दोनों टकरा के वापस उल्टा जाने लगे। दोनों ही केस में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। यानी कि पहला दूसरे पे जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा उसी का अपोजिट दूसरा पहले के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। जैसे कि देखते हैं, मैंने माना ये इनिशियल कंडीशन थी, ये इनिशियल कंडीशन, ठीक है। ये बॉडी है, इसका मास मैंने ले लिया m1 और इसका मास मैंने ले लिया m2। इस समय इसकी जो स्पीड है वो है u1 इनिशियल स्पीड, और इसकी स्पीड इनिशियल हो गई u2, ठीक है। ये आए, इन्होंने कोलिजन किया, और कोलिजन के बाद क्या हुआ, फाइनली हुआ क्या, ये फाइनल है इसका स्टेज। मैंने ये माना कि दोनों टकरा के अपोजिट जाने लगी। अब टकरा के जब दोनों अपोजिट जाने लगी, ये वापस वही है m1, मास तो चेंज होना नहीं है, ये यहाँ जाने लगा, मैंने माना ये यहाँ जाने लगा। अब इसका वेलोसिटी अब बदल गया होगा पहले से, क्योंकि कोलिजन हो चुका है। अब इसका वेलोसिटी मैंने मान लिया हो गया v1 और इसका वेलोसिटी हो गया v2, ठीक है। ये था फाइनल स्टेज, दोनों आए, टकराए और टकरा के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। पहले इसका स्पीड था u1, तो m1 स्पीड था, u1 इनिशियल वेलोसिटी, इसका m2 मास था और इनिशियल वेलोसिटी u2। यहाँ पर फाइनल टकराने के बाद, कोलिजन के बाद, इसका मास तो वही है, मास ये है, वेलोसिटी v1 हो गया, इसका मास m2 है, वेलोसिटी v2 हो गया। दो मेन कंडीशन है, बहुत ही सिंपल है। अब मैंने जो आपको बताया, जब ये कोलिजन हुआ होगा तब m1 ने m2 के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया होगा। वो कह रहा है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली, यानी कि m1 ने m2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया और सेम फोर्स m2 ने m1 के ऊपर एक्सर्ट किया होगा। ये बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने कहा इफ़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 इज़ f1 एंड इफ़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय m2 इज़ f2 वाइल कोलिजन, तो f2 क्या होगा, f2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ f1। ये कैसे लिखा मैंने, f2 माइनस ऑफ f1 होगा, मतलब कि f2 f1 के बराबर है लेकिन माइनस है। माइनस मतलब क्या हो रहा है कि दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट में लगाया है। ध्यान देना, दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट में फोर्स लगाया है, फोर्स इक्वल है लेकिन दोनों फोर्स की डायरेक्शन अगेंस्ट में थी, इसलिए मैंने माइनस लगाया। फोर्स इज सेम बट दे आर अपोजिट टू वन अनदर, दैट्स व्हाई f2 इज minus of f1. What is f2? f2 is the force exerted by mass m2 while collision to mass m1, and f1 is the force exerted by mass m1 on m2 while collision. ठीक है, क्योंकि फोर्स तो एक्सर्ट होगा जब दोनों टकराएंगे। तो हमारा थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग f2 जो है वो माइनस ऑफ f1 हो जाएगा। f2 माइनस ऑफ f1 मतलब क्या हो जाएगा, ये f2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, m2 इंटू a2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 इंटू a1। यही तो था हमारा। f इज इक्वल टू ma हमने अभी पढ़ा है अपने सेकेंड लॉ में, ठीक है। अगर ये ऐसा हो गया तो मैं a2 को क्या लिख सकता हूँ, मैंने अभी भी पढ़ाया था, मैं a2 को क्या लिख सकता हूँ, मैं m2 को m2 ही लिखूँगा, और a2 क्या होगा, एक्सेलरेशन, सेकेंड का एक्सेलरेशन, f2 का एक्सेलरेशन, a2 क्या होगा, a2 v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, किसका, m2 का। m2 का इनिशियल वेलोसिटी क्या था और फाइनल u2, और फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, v2। तो m2 को क्या लिखूंगा मैं, v2 माइनस u2 अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस m1, मैंने लिख दिया m1, और a1 की जगह क्या लिख दूंगा, v1 माइनस u1 अपॉन टी। सिंपल था। अगर मैं देखूँ यहाँ से क्या होगा, t और t सेम है, टाइम तो वही लगा, t से t कैंसिल हो गया, तो मेरा आया क्या कि m2 मल्टीप्लाई कर रहा था m2 v2 माइनस ऑफ m2 u2 इज इक्वल टू, ये माइनस अभी मैं बाहर ही रखता हूँ,
माइनस को साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एम वन इंटू वी वन क्या हो जाएगा, माइनस एम वन वी वन हो जाएगा, और माइनस एम वन इंटू माइनस यू वन क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ एम वन यू वन। सिंपल है। अब माइनस में एक काम करता हूँ, m2 और m1 मेरा अलग अलग जगह पर आया। अब मैं क्या करूँगा, ऐसा कुछ करता हूँ कि माइनस को पूरी तरह से इरेडिकेट कर दूँ। उसका एक ही तरीका है, इस माइनस के टर्म को मैं यहाँ ले जाऊँ और इस माइनस के टर्म को मैं यहाँ ले आऊँ। वो क्या होगा फिर, इस माइनस के टर्म को अगर m1 v1 को मैं यहाँ ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, m1 v1, और ये तो है ही है साथ में, प्लस m2 v2, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैंने यहीं रखा m1 u1, और इस टर्म को माइनस वाले को मैं वहाँ ले गया तो क्या हो जाएगा, प्लस m2 u2। समझ में आ रहा है? ये एक बहुत बड़ी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, ये छोटी चीज़ नहीं है। ये बता रहा है कि m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 क्या था, m1 v1 ये है और m2 v2 ये, यानी कि ये क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 दोनों का टकराने के बाद का मोमेंटम का सम है ये, टकराने के बाद, और m1 u1 प्लस m2 u2 ये टकराने के पहले, यानी कि इनिशियल, यानी कि इनिशियली जो इनके मोमेंटम का सम था ये क्या आ जाएगा, ये इनिशियली जो इनके मोमेंटम का सम था और बाद में जो इनके मोमेंटम का सम आया। इनिशियल मोमेंटम क्या था, m1 u1 इसका था, ये चल रहा था m1 u1 से, और ये m2 u2 से चल रहा था मोमेंटम से, दोनों टकराए, टकराने के बाद ये m1 v1 हो गया, ये m2 v2 हो गया, और सॉल्व होके आया क्या कि m1 v1 प्लस m2 v2 यानी कि फाइनल मोमेंटम का दोनों के मोमेंटम का फाइनल सम इज इक्वल टू दोनों के मोमेंटम का इनिशियल सम। यानी कि जब भी कोई दो बॉडी कोलिजन करती हैं तो टकराने के पहले और टकराने के बाद के उन दोनों के मोमेंटम का सम हमेशा सेम रहता है। बहुत बड़ी चीज़ है ये, मतलब कोई बॉडी कितनी भी स्पीड से आ रही है, ये बॉडी कितनी भी स्पीड से आ रही हो, मैंने कहा ये किसी मोमेंटम के साथ आ रहे हैं, ये किसी मोमेंटम के साथ आ रही है, दोनों आई हैं और बहुत तेज टकराई, टकराने के बाद चाहे जो हुआ हो, टकराने के बाद ये यहाँ गया हो वहाँ गया हो, या दोनों साथ में यहाँ वहाँ कहीं भी गए हो, जिस मोमेंटम से वो आ रहे थे इन दोनों के मोमेंटम को प्लस कर देंगे, और फिर वो दोनों जो जा रहे हैं उनका मोमेंटम वो देखेंगे प्लस करके कितना आ रहा है, वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने वाला है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट डज इट स्टेट, it state that the momentum of the body in collision remains conserved before the collision and after the collision, यानी before the collision जो momentum का सम रहेगा दोनों bodies का, वो after the collision भी वही रहेगा। सोचो कितना ही अच्छा है ये, मतलब कितना important है समझने के लिए कि बॉडी कोलिजन के पहले, सोचो ये एक अलग बॉडी है, इसका स्पीड अलग है, इसका अलग है, लेकिन कोलिजन के बाद उनका स्पीड इस तरह से डिवाइड होगा कि उनके मोमेंटम का जब सम करेंगे पहले और बाद का तो हमेशा सेम आएगा। यही बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक चीज़ ये क्या बताता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is always equal to total momentum after collision। इसका एक कंडीशन भी है कि इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट किया हो, इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट किया, ये आ रहा था, ये आ रहा था, मैंने ऐसा नहीं मारा इसको कि ये दोनों आ रहे हैं और मैंने अलग से एक धक्का इसको मारा, इसको एक धक्का मारा, दोनों की अपनी अपनी एक इनिशियल स्पीड थी, इसलिए इनका जो इनिशियल सम था मोमेंटम का, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसी दो बॉडी में जब वो कोलिजन करती हैं। ठीक है, सिंपल था, जब भी कोई दो बॉडी इंटरैक्ट करेंगी तो उसका इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स दोनों पे एक्ट ना कराओ। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, बॉम्ब की अगर बात करूँ मैं, एटम बॉम्ब,
ठीक है, बना हुआ है, उसके अंदर उसके ग्रैनुअल्स हैं, उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दोनों में कोई फोर्स, मैंने कहा ये दो पार्ट में टूटा, फट गया, ये मास किसी वेलोसिटी से गया, ये मास किसी वेलोसिटी से गया, दोनों का पहले क्या था मोमेंटम m1 v1, इसका u1 0 था और दूसरे वाले का u2 भी 0 था। अब दोनों डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में गए, यानी कि पहले जो मोमेंटम था वही बाद में मोमेंटम होगा। अब मैं पहले तो दोनों की वेलोसिटी 0 थी, बाद में दोनों की वेलोसिटी कुछ कुछ हो गई, ऐसा कैसे हो गया? एक्सटर्नल फोर्स तो कोई एक्ट नहीं किया, वो अपने से फटे हैं, होंगे क्योंकि ये एक डायरेक्शन में गया और ये एक डायरेक्शन में गया, दोनों माइनस डायरेक्शन में गए, और उन दोनों की माइनस की वैल्यू हमेशा सेम आएगी ताकि प्लस करने पर वो भी जीरो ही आए, ताकि क्योंकि पहले जीरो था मोमेंटम, अगर पहले मोमेंटम का सम जीरो है तो बाद में मोमेंटम का सम जो आएगा वो जीरो ही आएगा। अब मैंने कंडीशन लिया था दोनों टकरा के इस तरफ चली गई, अगर इस तरफ नहीं जाती, टकरा के ये इसको यहाँ ले जाता, तो भी मोमेंटम का सम दोनों का जो पहले था वही बाद में होगा। टकरा के दोनों रुक जाते तो भी पहले जो मोमेंटम का सम था वही बाद में मोमेंटम का सम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बताता है, ठीक है। अब इसके बेस्ड क्वेश्चन हमें करने हैं जो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसको बस समझना हमको ये है, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, जब भी कोई दो बॉडी इंटरैक्ट कर रही होंगी उस समय, तो हमेशा और हमेशा उसका सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम will always be equal to the sum of final momentum after collision, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अपना न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपने अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच।